कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, कैपिटल अगेन मतलब यू नो प्रॉफिट, एंड कैपिटल इज कैपिटल असेट्स, असेट बेच के जो प्रॉफिट होएगा उस पर जो टैक्स आएगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन अकर्स व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर मीन्स चेंज ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक ट्रांसफ़र करना। अब मालिकाना हक कब ट्रांसफ़र होएगा? जब मैं बेचूंगा तो, या तो किसी को गिफ्ट करूंगा तो, दैट इज सोल्ड और गिफ्ट। तो कोई एसेट मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, कोई एसेट मैं सोल्ड कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या आ रहा है, ओनरशिप चेंज होएगा। कोई चीज़ मेरे नाम पे मैंने सोल्ड कर दिया था, वो ऑब्वियसली सोल्ड कर रहा तो पेपर वर्क होएगा, पेपर वर्क होगा तो क्या होगा, ओनरशिप चेंज। कुछ गिफ्ट कर रहा हूँ तो गिफ्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसका ओनरशिप अब ट्रांसफ़र हो गया है। सो कैपिटल गेन अकर्स व्हेन देयर इज अ ट्रांसफ़र दैट इज अ सोल्ड और गिफ्ट ऑफ कैपिटल असेट्स। तो ये जो चैप्टर है इसमें पिक्चर में तभी आएगा जब कोई असेट आप बेच रहे हो, ओके ना। अब असेट बेचने का वो कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे हम लोग के लिए अगर फ्रिज टीवी खरीदे तो हमारे लोग असेट्स है, फिक्स असेट है। जेठालाल के लिए कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो लोग के लिए स्टॉक है। विजय सेल्स, वो लोग के लिए स्टॉक है। तो लोग के लिए रोज का बिजनेस है वो, तो उन लोगों के लिए कैपिटल गेन नहीं आएगा। इधर आएगा समवेयर। डीलर, अब डीलर मतलब बिजनेसमैन, तो उनके लिए रोज का ही वो बिजनेस है। प्रॉपर्टी डीलर, तो उनके लिए रोज का ही है। हीरानंदानी, उनके लिए रोज का काम प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, तो वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा। लेकिन आपने 10 साल पहले नाला सोपारा में कोई प्रॉपर्टी खरीदा था, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं रहने का वहाँ पे, तो आपने उसको बेच दिया, तो आपके लिए क्या है, कैपिटल असेट्स, फिक्स असेट्स, ओके ना। ये आपका रूटीन बिजनेस में नहीं रहना चाहिए। फर्नीचर बनाने वाले के लिए रोज का वो काम है, तो उनके लिए वो स्टॉक है, तो उनके लिए कैपिटल गेन में नहीं आएगा। कैपिटल गेन में वंस इन अ वाइल आप बेच रहे हो, जब फिक्स असेट ट्रीट करते हो और बाद में बेच रहे हो तो कैपिटल गेन पिक्चर में आएगा। सो पहला कैपिटल गेन अकर व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स। अब ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट मीन्स, ट्रांसफर मीन्स चेंज ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप चेंज कब होएगा, व्हेन यू सोल्ड और व्हेन यू गिफ्ट, ओके ना। अब कैपिटल असेट में लेते क्या क्या है, कैपिटल असेट मीन्स फिक्स असेट, नॉर्मली फिक्स असेट, लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटी सब, एंड इवन द गोल्ड एंड ज्वेलरी भी। तो गोल्ड एंड ज्वेलरी को भी कैपिटल गेन में रखा गया है ना। अब ज्वेलर्स लोग के लिए नहीं, हमारे लिए वो गोल्ड एंड सिक्योरिटी रखा है, तो आपके लिए असेट्स है वो, ओके। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैपिटल असेट्स आल्सो इंक्लूड द करंट असेट। अब ये क्या मतलब है, से एग्जांपल कोई क्लोथ का, गारमेंट का दुकान है, ओके ना। अब वो अपना बिजनेस बंद करना चाह रहा है। अब रेगुलर वो कस्टमर को बेच रहा है तो उसको तो डीलर हो, लेकिन अपना पूरा बिजनेस ही बंद करना है। उसको हो सकता है मान लो कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला रहेगा कि कोई और बिजनेस करते तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। से एग्जांपल मिस्टर अजय साहब ही है, इनका कपड़े का दुकान है, और गोल्डी साहब साउथ अफ्रीका से 10 किलो सोना चुरा के लेके आए, ओके ना। अब 10 किलो सोना चुरा के लाए तो इनको जगह चाहिए, तो अजय को बोले यार तेरा क्या कपड़े में क्या मार्जिन रहता है, हाँ दिन भर महीने भर में 500 रुपये 100 रुपये कमाएगा, जल्दी हटा इसको, हम दोनों बिजनेस करते हैं, मेरे पास गोल्ड स्टॉक है और तेरे पास दुकान है, 50-50 पार्टनरशिप में। अजय को भी लगा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसने कंडीशन रख दिया कि 5-6 दिन के अंदर बोलेगा तो करो, नहीं तो मैं किसी और को देखूंगा। अब ये 5-6 दिन में जल्दी अपना स्टॉक क्या करना चाहेगा, लेकिन बेचेगा तो कस्टमर को 5-6 दिन में नहीं रहेंगे, तो कोई और दुकानदार, कपड़े का दुकानदार रहेगा, उसको बोले भाई तेरे को चाहिए पूरा स्टॉक, तो बोल मैं 30% 40% डिस्काउंट पे दे देता हूँ। अब उसका करंट असेट से लेके वो क्या कर रहा है, अपना बिजनेस चेंज करने के लिए बेच रहा है, तो उसको कैपिटल गेन में आएगा। बराबर समझने वो टेक्निकल, ये जो करंट असेट है, नॉर्मल वो डीलर है ऑलरेडी और वो कस्टमर को बेच रहा है, तब तो वो प्रॉफिट उसका बिजनेस में है।
लेकिन यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, वो चेंज ऑफ बिजनेस करना चाह रहा है। अब बिजनेस चेंज करने के लिए अपना पूरा स्टॉक क्या कर रहा हो, बेच रहा है। इट्स नॉट अ फिक्स असेट्स, वो करंट असेट्स ही स्टॉक उसके पास। देखिए अब अपने बिजनेस को चेंज करने के लिए पूरा स्टॉक एक साथ वो बेचना चाह रहा है, तो वो वाला जो प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो कैपिटल गेन में आएगा। तो आप यहाँ पे साइड में लिख के रखो, एट द टाइम ऑफ चेंज इन ऑफ बिजनेस। चेंज ऑफ बिजनेस, पॉज कर। बट द डीलर अगर है रेगुलर डीलर ऑफ कैपिटल असेट्स विल नॉट बी टैक्स अंडर द हेड ऑफ गेन और प्रॉफिट अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। क्यों? क्यों डीलर का रोज का वो काम ही है, बिजनेस ही उसका है, ओके ना। बिकॉज डीलिंग इन कैपिटल असेट्स इज ट्रीटेड एज अ स्टॉक। अब वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उनके गोदाम में तो भरे पड़े हैं, तो उनके लिए क्या हो, स्टॉक है। विजय सेल्स में तो उनके पास तो, और इधर पे मनी अन्ना कौन है भाई, अपने पाइपलाइन में फेमस है मनी अन्ना, ओके। कहीं फंसना मत चंगुल में, ओके। तो डीलर ही है, तो लोग के लिए क्या हो, स्टॉक है। तो वो वाला मीन्स कैपिटल गेन में ट्रीट नहीं करेंगे। यस, इफ़ दे वांटेड टू चेंज द बिजनेस, अगर वो पूरा अपना स्टॉक साइड करके दूसरा बिजनेस करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ओके, द पर्पज बिहाइंड चेंज ऑफ बिजनेस का वर्ड आएगा, तो फिर क्या आएगा, वो प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा वो कैपिटल गेन में ट्रीट होएगा। तो डीलर लोग के लिए स्टॉक है इन ट्रेड, सच प्रॉफिट विल बी टैक्स अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। रेगुलर डीलर है तो डीलर मतलब बिजनेसमैन, तो उनका जो प्रॉफिट हो किस में आएगा, बिजनेस का प्रॉफिट किस में आएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा। देखिए अगर चेंज ऑफ बिजनेस वर्ड आ रहा है, इसका मतलब अपना बिजनेस आप चेंज कर रहे हो, तो फिर वो जो प्रॉफिट आएगा वो किस में आएगा, कैपिटल गेन में आएगा, ओके ना। क्या बोलते रहे सिंह, चलो भैया चला जाओ। कैपिटल गेन, अब गेन मतलब तो प्रॉफिट होता है, ये दिमाग में नहीं डाल लेना है कि मतलब हमेशा प्रॉफिट होएगा। ऑल द लॉस हो रहेगा तो लॉस हुआ तो नेगेटिव गेन, नेगेटिव प्रॉफिट। अब मुझे -200 का प्रॉफिट होता है मतलब लॉस ही हुआ ना अल्टीमेटली। तो कैपिटल गेन डजंट मीन कि खाली प्रॉफिट उसमें आएगा, इट मे बी द लॉस ऑल्सो ट्रीटेड। तो कैपिटल गेन मीन्स प्रॉफिट और लॉस बोथ इंक्लूड है, ओके ना। और लॉस विल बी ट्रीटेड एज अ नेगेटिव गेन, नेगेटिव गेन मतलब लॉस, ओके ना। तो कैपिटल गेन, गेन मतलब तो होता है प्रॉफिट, ओके, एक वर्ड का मतलब। बट इस चैप्टर में कैपिटल गेन में प्रॉफिट भी इंक्लूड होएगा और लॉस भी इंक्लूड होएगा, ओके ना। लॉस को क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव गेन, ओके। पॉजिटिव गेन एंड नेगेटिव गेन, दैट इज। अब इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सम अगर आए तो सम के लिए, मेजॉरिटी ऑब्जेक्टिव में। कैपिटल गेन में हम लोग पहले जो प्रॉपर्टी अपने पास जो है एसेट्स जो है दैट हैव टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटी बॉन्ड। इसको वर्ड बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल असेट्स। दिस कॉल एज फाइनेंशियल असेट्स। तो फाइनेंशियल असेट मतलब शेयर, डिबेंचर, अब वो इक्विटी से प्रेफरेंस है दोनों है, डिबेंचर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, ओके, ये सब किस में आएगा, फाइनेंशियल असेट्स आता है। एंड अदर फिजिकल असेट्स, और फिजिकल असेट मतलब ये सब क्या आता है, सर्टिफिकेट रहेगा ना, ये सब कोई तो टैंजिबल इंटरव्यू, तो ये खाली एक सर्टिफिकेट रहेगा, ये जमीन बिल्डिंग प्रॉपर्टी की तरह नहीं है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल असेट। और बाकी सब क्या हो गया, ये फिजिकल असेट्स। अब बराबर समझना है, कैपिटल गेन में देयर इज 2 पार्ट, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शेयर एंड डिबेंचर जो है सब फाइनेंशियल असेट्स के लिए, उसका जो पैमाना है, स्टैंडर्ड है, वो 12 मंथ है। और जो फिजिकल असेट उसका स्टैंडर्ड है 36 मंथ। अब क्या होता है, सोल्ड इन दिस फाइनेंशियल असेट्स लेस देन 12 मंथ और एट इक्वल टू 12 मंथ।
अगर मैंने आज खरीदा और 12 महीने के पहले ही बेच दिया हूँ या एग्जैक्टली 12 महीने पे बेच रहा हूँ, तो उससे जो भी मुझे प्रॉफिट या लॉस हो रहेगा दैट विल ट्रीट एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और 12 महीने के एक दिन में मैं एक्स्ट्रा ऊपर बेच रहा हूँ तो दैट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इस शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म क्यों किया है मैं बताऊँगा आगे। तो पहले याद रखना, शेयर में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ के लिए 12 महीने की कैटेगरी है। लेस देन 12 मंथ और एग्जैक्टली 12 मंथ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मोर देन 12 मंथ इवन द 1 डे इनफैक्ट एक्स्ट्रा हो गया दैट इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एग्जैक्टली 12 महीने हुआ तो शॉर्ट टर्म ही रहेगा, लेस देन 12 महीने तो भी शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ऊपर हुआ तो लॉन्ग टर्म। तो सोल्ड इन लेस देन 12 मंथ और इक्वल टू 12 मंथ दैट इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तक आप शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड ये सब खरीद रहे हो। अब जैसे डीलर लोग हैं, अब डीलर लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में सस्ता हुआ खरीद लेंगे और फिर क्या करेंगे, जैसे ही भाव बढ़ा बेच देंगे। ओके, अब गोल्ड का 2-2.5 महीने पहले खरीद रहेंगे तब सस्ता था और अभी 50,000 के आसपास पहुंच जा रहा है तो बेच रहे होंगे। ओके ना, तो दैट इज सोल्ड इन द लेस देन 12 मंथ और एट एग्जैक्टली 12 मंथ इट इज कॉल्ड कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और 12 महीने के ऊपर हुआ तो लॉन्ग टर्म। बट ये 12 महीने किसके लिए रखा गया, ओनली फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, दैट इज शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, ये सब को जब आएगा तो हम लोग ध्यान रखना 12 महीने से कंपेयर करना है। लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, फ्लैट, प्लांट, मशीन, ये सब जो फिजिकल एसेट्स है उसके लिए 36 मंथ का कैटेगरी है। सोल्ड इन लेस देन 36 मंथ और इक्वल टू 36 मंथ इट इज कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर मोर देन 36 मंथ रहा तो लॉन्ग टर्म। ठीक है, 12 महीना वर्सेस 36 मंथ, फिजिकल एसेट्स के लिए 36 मंथ और फाइनेंशियल एसेट्स के लिए 12 मंथ। मोर देन रहा तो लॉन्ग टर्म में आएगा, लेस देन और इक्वल टू में रहा तो शॉर्ट टर्म आएगा। अब इसको गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म क्यों रखा है, तो लॉन्ग टर्म में टैक्स कम लगता है। कुछ याद करो, कुछ लोग पहले, अभी तो उसका जनरेट ट्रेंड चला गया है एफडी, फिक्स डिपॉजिट, तो पहले 5 साल में डबल होता था। ओके ना, अब 7 साल में डबल हो रहा है। अब एफडी लोग कर भी नहीं रहे कोई, क्योंकि 1 लाख जमा करूँ तो 7 साल के बाद 2 लाख मिलेगा। 7 साल में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो अब धीरे धीरे लोग एफडी का ट्रेंड ख़त्म कर दिए हैं। अब लोग 3 साल का भी एफडी कर रहे हैं। ओके ना, दैट इज 36 मंथ। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप प्रॉफिट कमाते हो तो उस पर गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स देना है, तो उस पर टैक्स रेट ज़्यादा रहेगा। और लॉन्ग टर्म में करते हो तो उस पर टैक्स रेट कम रहेगा। ये फ़र्क है। ओके ना, तो लॉन्ग टर्म के आप इन्वेस्ट करके बेच रहे हो, बिकॉज आपने उतना दिन सेक्रीफाई किया रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अब एक 50,000 को कोई चीज़ खरीद रहे हो, अब 4 साल 5 साल के बाद बेच रहे हो, तो इससे लॉन्ग टर्म है, तो उस पर जो प्रॉफिट होएगा उस पर आपको कंपेरेटिवली लोअर टैक्स, जो रेट टैक्स लगेगा वो लोअर रेट लगेगा। और शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट है उस पर हायर टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो नॉर्मली द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसएससी नीड टू पे हायर रेट ऑफ टैक्स। शॉर्ट टर्म वाले पे हायर टैक्स। अब ये भी शॉर्ट टर्म है, ये भी शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो रहा है। तो गवर्नमेंट जब भी आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा तो गवर्नमेंट पहले चेक करेगा कि आपने कौन सा एसेट बेचा, फाइनेंशियल की फिजिकल। आपने बोला फाइनेंशियल बेचा तो गवर्नमेंट देखेगा 12 महीने से पहले बेचे हो कि 12 महीने के बाद बेच रहे हो। 12 महीने या 12 महीने के पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म हुआ। अब शॉर्ट टर्म वो गवर्नमेंट का स्लैब रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए 18% टैक्स, लॉन्ग टर्म के लिए 10% या 8% टैक्स, तो टैक्स आप पे अप्लाई होगा। तो शॉर्ट टर्म पे हायर रेट रहता है और लॉन्ग टर्म पे लोअर रेट। अब गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 साल से एक और रूल लगाया है, लॉन्ग टर्म में आपने प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट कमा के फिर से कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हो, री इन्वेस्ट कर रहे हो, कि इस दुनिया में सब कोई क्या है, इनकमिंग काउंटर है, आउट गोइंग। एक बार पैसे लगा दियो तो नहीं कोई चाहेगा कि पैसे निकले, यहीं रहे। तो जब आप री इन्वेस्ट कर रहे हो तो री इन्वेस्ट करने पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम्पशन का ऑफर देता है। जैसे मान लो अगर 5 साल का आपने बेचा, 2 लाख कमा रहे हो, गवर्नमेंट बोलेगा अगर आप अभी ले रहे हो तो आपको टैक्स लगेगा, लेकिन ये पैसे वापस री इन्वेस्ट कर दो तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
nowadays the long term capital gain amount used for the reinvestment. अंधेरी का फ्लैट बेचा, वेले पार्ले में खरीद लिया, री इन्वेस्ट, है ना। तो इस तरह का री इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहे हो पर्टिकुलर फील्ड में, वो क्या क्या फील्ड देखते बाद में। अगर री इन्वेस्टमेंट करते हो देन क्या इट विल बी एग्जाम्प्टेड, मतलब नो टैक्स, ओके ना। तो लॉन्ग टर्म गेन का जो प्रॉफिट आएगा उसको री इन्वेस्ट करते हो तो उस पर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट अगर आपने री इन्वेस्ट करना मतलब फिर से वो पैसे कहीं और किसी फील्ड में लगा रहे हो तो उस फील्ड में तो उस पर क्या आएगा, कोई टैक्स नहीं देना रहेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया। अब रूरल एरिया में भी दो टाइप के लैंड होते हैं, एक एग्रीकल्चर के लिए और एक रेसिडेंशियल कॉमर्शियल। शहरों में भी सेम। अब शहरों में अब जैसे भी ये भी हम लोग इधर अंधेरी में रह रहे हैं तो कॉमर्शियल हो गया, मीरा रोड, भाईंदर, उस साइड एग्रीकल्चर लैंड भी है, ओके ना। तो एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया, ध्यान रखना, खेती के लिए ज़मीन हो वो गवर्नमेंट की चार्ट में रहता है कि कौन कौन सा प्लॉट एग्रीकल्चर के लिए और कौन सा प्लॉट कॉमर्शियल है। वो बात अलग है, हम खेतों में घर बनाने रहने के लिए तो ठीक है, बट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से वो ज़मीन क्या है, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर ज़मीन ही है वो। एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया, ओके ना। अगर आपने उसको बेचा और वो जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है आपको, आर नॉट ट्रीटेड या कैपिटल एसेट। दिमाग में, अगर रूरल एरिया में आपका और वो ज़मीन कैसा है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ मीन्स डेटा टैक्स के हिसाब से कैपिटल एसेट में ट्रीटमेंट नहीं होता है। और जब कैपिटल एसेट है ही नहीं तो उसका जो भी प्रॉफिट लॉस है वो भी कैपिटल गेन में नहीं आएगा। हेंस एनी गेन ऑन सच लैंड विल नॉट बी टैक्स अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। तो इस पर कैपिटल गेन में कोई टैक्स नहीं होता है। और इन शॉर्ट में तो हो गया, चलो कैपिटल गेन में नहीं आता, मतलब कहीं और आएगा क्या, एग्रीकल्चर है भाई, इंडिया में खेती क्या है, माफ ना, नामी क्या है, फुल्ली एग्जम्प्टेड है। तो एग्रीकल्चर ज़मीन अगर बेच रहे उस पर जो भी प्रॉफिट लॉस हो उस पर कोई टैक्स नहीं है। ऑल दो इसका यूज़ आम पब्लिक नहीं करता है, बड़ा अमीर लोग बहुत करते हैं। अमिताभ बच्चन 12 बंकी ज़मीन यूपी में, ओके, थैंक्स टू द मुलायम भैया जी, कुछ 400 स्क्वायर एकड़ ज़मीन में है उनका, 12 बंकी में ले रखे हैं और बोले मैं किसान हूँ। आज तक अमिताभ बच्चन का तो मैं कोई पिक्चर नहीं देखा जिसमें वो हल जोता रहेगा, फिर वो किसान है, वो ज़मीन रखे ऐसे ही। 20 साल के बाद यूपी वही नहीं रहेगा, बदलेगा, तब तक वो कॉमर्शियल हो जाएगा और फिर क्या करेंगे, बेच देंगे। सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से वो एग्रीकल्चर ज़मीन है, बेच देंगे, जो प्रॉफिट होगा नो टैक्स, ओके ना। तो भगवान ने ऊपर वाले बड़े लोग को दिमाग भी बढ़ा देते हैं, छोटे लोग को दिमाग ही नहीं देते। तो एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया, तो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया आया, वो कैपिटल गेन में, जब कैपिटल असेट्स ही नहीं है तो उसका प्रॉफिट कैपिटल गेन में नहीं आएगा, ओके। सो एनी गेन ऑन सच लैंड विल नॉट बी टैक्स अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है। देन एक है लिस्टेड डिबेंचर, इसमें एक वर्ड आएगा वो मैं बाद में उसको बताऊंगा अच्छे से। लिस्टेड डिबेंचर का मतलब होता है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मतलब यस रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो। जो लोग एक्सप्रेसिडेंट रहेंगे, इंडिया में 23 स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, कानपुर स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे 23 हैं। किसी रिकॉग्नाइज जगह पे आपने उसको रजिस्टर कराया, उसको वर्ड बोलते हैं लिस्टेड डिबेंचर, ओके। लिस्टेड डिबेंचर मीन्स रजिस्टर्ड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। शैल नॉट बी इंडेक्स, ये वर्ड के लिए थोड़ा होल्ड करना, मैं बाद में बताता हूँ इसका क्या मीनिंग है। तो शैल नॉट बी इंडेक्स इवन दो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब वो इंडेक्सेशन है क्या, ओके। से क्लास पापा ने 1982 में लिए थे 12,000 रुपये का, ओके, 82 में। अब 12,000 में ले लिए
और मान लो जिससे लिए वो आके अभी बोल रहा भाई ये अपना 12,000 पकड़ो, मेरा ज़मीन दो। मैं बोला आप ही दिमाग वाले, हम लोग दिमाग वाले नहीं है क्या? 12,000 रुपये आप मुझे रिटर्न दे दो। तो मैं बोलूँगा उनको ठीक है 12,000 दे रहे हो तो 12,000 मुझे आज वाला मत दो, 12,000 वाले मुझे वो 1982 का 12,000 ला के दो मेरे को। जब पाव मिलता था 10 पैसे का, ओके ना, आज 3 रुपये का पाव मिल रहा है। 1100 रुपये पर 10 ग्राम सोना था और अभी 48 था जो कुछ रहेगा। तो मेरे को वो 12,000 ला के दो, आज वाला 12,000 मत ला के दो। तो क्योंकि वो 82 से लेके अभी हो गया 2020, यानी 18 साल हो 38 साल हो गए। तो 38 साल में वैल्यू चेंज हो गया रहेगा। तो जब 38 साल में वैल्यू चेंज हो रहेगा बिकॉज ऑफ महंगाई, इन्फ्लेशन, उसको वर्ड बोलते हैं इंडेक्स। आपने FYP का मैथ्स किया रहेगा तो उसमें इंडेक्स चैप्टर था एक, लेस्परे, पास्चे, डोरविस, कुछ याद है? PG1 अपॉन P0 इंटू 100, हाँ याद है। P1 P0 Q0 इंटू 100, नहीं याद आ रहा है सर। तो लेस्परे, पास्चे, डोरविस, वो इंडेक्सेशन। तो जो भी लॉन्ग टर्म असेट्स होता है, मान लो अगर शॉर्ट टर्म में 2 महीने 4 महीने में वैल्यू इतना नहीं बदलेगा, लेकिन 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल में वैल्यू काफ़ी चेंज हो जाएगा। अगर मान लो कोई 2026 जुलाई में जब बाढ़ आया था उसमें अपना आसियाना छोड़ के चले गए गांव, अब वो अगर अभी आएंगे तो 10 साल ऑलमोस्ट हो गया है, तो 10 साल के बाद वैल्यू अब चेंज हो गया रहेगा। तब आए रहेंगे तो 3 रुपये बस का भाड़ा रहेगा अंधेरी का, और अब बोलेंगे भाई 10 रुपये भाड़ा बस का। वो तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखा है, ओके ना। चलो, तो इंडेक्स मतलब अरे जब लॉन्ग टर्म होता है उसका वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है, उसको हमको इंडेक्सेशन करना पड़ता है। अब इंडेक्सेशन मतलब अभी अपना इस समय बेस ईयर चल रहा है 2001 और 2000 और 2001, यानी 2000 और 2001 में 100 रुपये का कोई चीज़ है, इस समय यानी 2019 और 20 का अपना जो प्रीवियस ईयर है उसके हिसाब से 289 वैल्यू है। तो अगर 2000 में कोई चीज़ सामान अगर 100 रुपये का रहेगा तो उसका आज का जो 2019-20 का जो रेट है 289 है। तो 100 का अगर 289 है तो अगर 2000 में अगर 2 लाख का ज़मीन था तो उसके हिसाब से कितना आएगा? 100 पे 289, तो 2 लाख का हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू निकालेंगे। इसको वर्ड बोलते हैं हम लोग इंडेक्सेशन। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? इंडेक्सेशन, क्योंकि 2 लाख रुपए आप 20 साल पहले दिए भाई, अब वो 2 लाख की वैल्यू आज के ज़माने में अलग होगा, ओके ना। जब मेरा 10वीं का फीस लगा था 182 रुपये, और अभी 10वीं का फीस कितना होगा स्कूल का मालूम नहीं, ओके ना। 167 रुपये लगा हुआ था मेरा 11वीं का फीस, अभी बगड़का में तो 11वीं का बगड़का तो काउंट ही नहीं करने का, ओके ना। तो दैट मीन्स द इन्फ्लेशन हैव चेंज। तो और वहाँ पे जो इंडेक्सेशन मतलब जब लॉन्ग टर्म में क्या होता है वैल्यू चेंज होता है, तो उसके गवर्नमेंट का जो रेटिंग है, जो भी जो 2 चार्ट अपने को भी है चार्ट उसमें जेरोक्स में, वो चार्ट के हिसाब से उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा अपने को। बट ध्यान रखना है, लिस्टेड अगर डिवेंचर है, लिस्टेड डिवेंचर, तो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, उसको इंडेक्सेशन नहीं करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, वैल्यू कब चेंज होगा, शॉर्ट टर्म में कि लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में। जो भी लॉन्ग टर्म होता है उसको हमको इंडेक्स करना पड़ता है। बट अगर डिवेंचर है क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो लिस्टेड दिया रहेगा उधर पे, तो ध्यान रखना कि लिस्टेड डिवेंचर भले वो लॉन्ग टर्म हो तो भी उसको इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। पहले इंडेक्स का मतलब समझिए, इंडेक्सेशन मतलब पुरानी वैल्यू को आज के वैल्यू के हिसाब से क्या करना है, चेंज करना है पहला। और अगर लिस्टेड डिवेंचर है, शैल नॉट बी इंडेक्स इवन दो इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। खाली डिवेंचर का ध्यान रखना, डिवेंचर नहीं, लिस्टेड डिवेंचर लॉन्ग टर्म है तो भी हम लोग उसका इंडेक्स नहीं करेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी असेट्स होते हैं अगर लॉन्ग टर्म होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, इंडेक्स करना पड़ता है। इंडेक्स करके क्या होगा, वो जो वैल्यू आ रहेगा वो पीछे की वैल्यू है, उसको आज के लेटेस्ट वैल्यू के हिसाब से उसका प्राइस चेंज करेंगे, ओके।
एनी स्टॉक इन ट्रेड कंज्यूमेबल एज रॉ मटेरियल नीड नॉट बी इंडेक्स। अब स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक, अब क्लोथ का मैंने एग्जांपल तब बोला, तो क्लोथ यार गारमेंट्स जो है वो 2 महीने 4 महीने 5 महीने में बेचना ही है। ओके, ऐसा होगा कि अगर 2005 का क्लोथ है और 2020 में बेचेगा, ऐसा फैशनेबल आइटम है, ट्रेंड है, तो मार्केट में जो ट्रेंड रहेगा उसके हिसाब से लोग खरीदते हैं, तो वैल्यू चेंज होते रहेगा। तो रिमेंबर, तो स्टॉक इन ट्रेड कंज्यूमर में सब शॉर्ट टर्म है, और जब शॉर्ट टर्म है तो उसको इंडेक्स करने की जरूरत नहीं है। ऑल शॉर्ट टर्म का इंडेक्सेशन नहीं करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई वैल्यू चेंज ज़्यादा हैविली चेंज नहीं होएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट नेवर बी इंडेक्स, वाई एज देयर इज अ स्लाइटली वेरिएंस। स्लाइटली मतलब थोड़ा बहुत, यस, ऐसा नहीं कि वैल्यू एकदम फिक्स रहेगा 2 महीने 3 महीने में, फिर भी 2 महीने 3 महीने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ओके, वो प्रिजम्पशन है, तो स्लाइटली वेरिएशन होता है। जब स्लाइटली फर्क पड़ रहा हो इसलिए उसको इंडेक्स नहीं करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हैविली चेंज होएगा। ओके, तो उसका क्या इंडेक्सेशन करेंगे हम लोग। 2 वर्ड समझना है। इंडेक्सेशन का पहले मतलब क्या है? इंडेक्सेशन मतलब बिकॉज द लॉन्ग रन में क्या होगा, महंगाई इंडेक्स बढ़ रहा है, तो जब महंगाई इंडेक्स बढ़ रहा है तो वैल्यूएशन क्या करना है? चेंज करना है। एक, अब किसका इंडेक्स करना होगा? शॉर्ट टर्म वाले का कि लॉन्ग टर्म वाले का? लॉन्ग टर्म वाले का। खाली एक लॉन्ग टर्म है जिसका नहीं करेंगे, लिस्टेड डिबेंचर। अगर लिस्टेड डिबेंचर भले लॉन्ग टर्म है तो भी उसको इंडेक्सेशन नहीं करना है, ठीक है। समटाइम्स शॉर्ट नोट्स या ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो इन द लॉन्ग रन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब महंगाई। ये सब यूपी बिहार वाले खाली कर्नाटक को छोड़ के, तो मेरी मम्मी लोग और जो भी मतलब जैसे चाचा लोग होते थे उनके भी हंसी मजाक का रिश्ता लोग कराता था, तो खुराकी बोलते हम भाई लोग, बिहारी लोग, खर्चा, घर राशन का खर्चा। तो अभी भी याद है मेरे को, जब हम लोग इतने छोटे थे तो चाचा बोलते थे हम लोग का तो खुराकी 150 रुपये में हो जाता है। तो मम्मी बोलते क्या खाते हो, पानी पी के रह जाते क्या? नहीं नहीं भाभी जी, तो हम लोग तो हफ्ते में 2 दिन चिकन मटन अंडा हो जाता है, तो भी 150 रुपये में। अब 150 रुपये सुबह का नाश्ता भी नहीं, चाय भी नहीं होता है, और तो महीने का 150 रुपये खुराकी बोलते थे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो रहन सहन का खर्चा चेंज हो गया है। सो इन द लॉन्ग रन द कॉस्ट ऑफ लिविंग वुड बी इंक्रीज, हेंस द वैल्यू ऑफ मनी वुड बी फॉल। कुछ लोगों ने सर गलती लिख दी लग रहा है, इधर इंक्रीज है फॉल। पैसे की कीमत कम हो गया है। पहले 100 रुपया, अब तो 500 का नोट भी रहता तो कुछ नहीं, एकदम बोले जो गट्स लगा के 500 का नोट, ओके ना। तो पहले 100 रुपया और अभी 500 का भी वैल्यू कम है। अब तो 2000 का भी वैल्यू कम लग रहा है, तो शायद 5000 का नोट छापना पड़ेगा अब, ओके ना। तुरंत दे रहे पका। जब 2000 आया था तभी बोल रहे छुट्टा नहीं मिला, वो 2000 भी लग रहा है कि कोई पता ही नहीं चलता है 2000 अभी क्या होता है। 500 का नोट तो सुबह नाश्ता अगर सुबह निकालो तो ही दोपहर तक भी नहीं होता है, माल बढ़ता है ना। तो दैट मीन्स द वैल्यू क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है, बिकॉज अब बस प्रोडक्ट का दाम बढ़ रहा है, तो प्राइस वैल्यू की जो पैसे की कीमत है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसको बोलते वर्ड महंगाई, के ना। तो हेंस इन द लॉन्ग टर्म द कैपिटल गेन इंडेक्स इज टू बी डन। कैपिटल गेन इंडेक्स करना मतलब अरे वैल्यू को हम लोगों को आज के लेटेस्ट वैल्यू के ऊपर वी हैव टू कैलकुलेट। सो इंडेक्सेशन मीन्स द कंपैरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ पास्ट ईयर एंड करंट ईयर विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। महंगाई के हिसाब से, जब महंगाई चेंज होगा तो उसका वैल्यू भी चेंज होगा, ओके ना। अगर अभी आप लोग हो 20 साल के, 2030 तक अपना टारगेट रखो कि मैं भी मम्मी पापा को एक 10 बाय 10 का रूम पाइपलाइन में या अंधेरी में लेके दे दूँ। यस सर, अच्छी बात, मैं तो प्राउड करूँगा, फील करूँगा। आप एक टारगेट रखो कि 2030 तक मुझे एक 10 बाय 10 का रूम लेके देना है। 10 बाय 10 का खाली रूम बोल रहा हूँ, फ्लैट तो नहीं बोल रहा हूँ कि पाइपलाइन लेके दो। लेके दे दिए ना तो भी आपने आपको बोलना मैं ग्रेट अचीवमेंट लिया हूँ, क्योंकि अभी 15 लाख 20 लाख हो गया है पाइपलाइन में, और 2030 होते तो 40 लाख तो हो जाएगा, ओके ना। तो दैट इज अ लिविंग इंडेक्स। सो गवर्नमेंट हैज़ टेकन द 2000 and 2001 एज अ बेस ईयर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर द कैपिटल गेन इंडेक्सेशन द डैश इज अ बेस ईयर, 2000 and 2000 बेस ईयर है, ओके ना।
गवर्नमेंट आर्मी कैपिटल गियर में 20 साल का स्लैब होता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो 1981-82 बेस ईयर था। अब आप लोग के सिलेबस के लिए 2000-2001 बेस ईयर है। और बेस ईयर का वैल्यू गवर्नमेंट कितना रखता है? 100 रुपये विद हेल्प ऑफ 100 रुपीज़ एंड देयर इज अ चार्ट ऑफ द इंडेक्सेशन। आप लोग जेरोक्स लायर हो गए तो मैं बताता हूँ एवरी ईयर का वो स्लैब रेट है उसका कितना है, और करंट ईयर का कितना, अपना जो 1920 अपना जो टैक्स का है उसका कितना वैल्यू, ये दोनों याद रखो ओरली ऑब्जेक्टिव के लिए। हाँ तो 2019 प्रीवियस ईयर जो अपना है उसके लिए जो इंडेक्सेशन का वैल्यू है कितना है? 289 है, और बेस ईयर का वैल्यू है 100। ओके, एक बार नाक से खींचो। इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, अब वर्ड में लिखा इम्प्रूव। अब कोई प्रॉपर्टी है उसमें हैवी रिपेयर कर रहा हूँ मैं, कभी कभी क्या आता है जैसे आपको कोई चीज़ बेचना हो, अब वो मोबाइल ही है ले लो, उसका डिस्प्ले चला गया और आप बेच रहे हो तो कम पैसे मिलेगा, तो आप कुछ सोच सके उसको रिपेयर करके फिर बेचूँ तो प्राइस ज़्यादा मिलेगा, दैट इम्प्रूवमेंट। या आप ऐसे भी आपने यूज़ करने के लिए आपने उसमें क्या किया, हैवी रिपेयर किया है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रूवमेंट कॉस्ट। एनी हैवी रिपेयर, हाँ छोटा मोटा कहीं सीमेंट निकल गया था तो वो नहीं, हाँ द हैवी रिपेयर कंस्ट्रक्शन जैसा। ओके, बालकनी को एक्सटेंड करके उसको भी एक अपने रूम बना दिया हो तो एक कंस्ट्रक्शन हो गया हैवी रिपेयर। तो हैवी रिपेयर और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब 2 फ्लैट था ऊपर एक और फ्लैट बना लिया हूँ एक ऊपर, या फिर वो जो बालकनी होता है तो लोग उसको आजकल एक कमरे गैलरी को, आजकल गैलरी कौन रख रहा है, ओके तो उसको भी एक रूम जैसा बना दे रहे। दैट इज हैवी एक्सटेंशन और रिकंस्ट्रक्शन टू द एग्जिस्टिंग यूनिट। एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी आपका ओल्ड यूनिट, तो ओल्ड प्रॉपर्टी में आपने कुछ हैवी रिपेयर किया हो, हैवी रिकंस्ट्रक्शन किया हो, उसको वर्ड बोलते हैं हम लोग इम्प्रूवमेंट कॉस्ट। ओके ना। अब एक्चुअल कॉस्ट यानी जो खरीदे थे और इम्प्रूवमेंट जो भी खर्चा हुआ रहेगा, बोथ विल बी इंडेक्स इफ इट इज़ लॉन्ग टर्म। ऑफ कोर्स अगर मान लो अभी अब लॉन्ग टर्म जैसे अभी प्रॉपर्टी है तो वो अपना वो 36 मंथ और 12 मंथ वाला कैटेगरी के हिसाब से, तो अगर इम्प्रूवमेंट भी आपका 36 महीने से ऊपर हो गया हो तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स करना है। जो भी लॉन्ग टर्म हुआ तो उसको इंडेक्सेशन करना है, शॉर्ट टर्म रहा तो इंडेक्स नहीं करना है। अब वेरी इम्पॉर्टेंट, इफ द एसएससी हैज़ परचेज असेट्स प्रायर टू 1 अप्रैल 2001, क्योंकि अपना बेस ईयर था 2001 एंड 2, हाँ तो कौन अपना वीडियो देखने वाला है? प्रदीप देखने वाला है, और सोहेल तो देखेगा नहीं, अकबर तो टच नहीं करेगा, और कौन है? और एक कौन गया है मिसे? बस 3 नहीं, और एक आ गया। ओके, तो 2001 एंड 2 अपना बेस ईयर। ओके ना। जब बेस ईयर मतलब वहाँ से गवर्नमेंट ने कंपेयर किया ना, तो उसके पीछे इसका तो कोई रिकॉर्ड रहेगा ही नहीं। बेस ईयर बोलने का मतलब वहाँ से आपका गवर्नमेंट कंपैरिजन करता है। तो जो लोग प्रॉपर्टी का बेस ईयर के पहले खरीदे नहीं उसका क्या? द एसएससी हैज परचेज द एसेट प्रायर टू 1 अप्रैल 2001। प्रायर मतलब पहले, तो 2001 अप्रैल है तो इसको राउंड फिगर करूँ तो क्या आएगा? 2001 और 2 है ना, तो 2001 एंड 2 के पहले आपने खरीदा है तो उस प्रॉपर्टी का प्राइस कितना माना जाएगा? देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन इज अ वर्ड ऑफ एक्वायर, एक्वायर मतलब परचेज, एक्विजिशन इज अ वर्ड ऑफ एक्वायर, एक्वायर मीन्स परचेज। तो आपका खरीदने का कॉस्ट क्या रहेगा? विल बी एक्चुअल परचेज प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू। हाउस प्रॉपर्टी में था फेयर वैल्यू, वैसे फेयर मार्केट वैल्यू, एक्चुअल परचेज प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर, वो वैल्यू को काउंट गवर्नमेंट करता है। जैसे अभी देखो एग्जांपल, मान लेते हैं किसी एसएससी ने 1 सितंबर 1996 को क्या किया, उसने प्रॉपर्टी खरीदा, इसको राउंड फिगर कर दो, कौन सी ईयर में आएगा? 96, 97 में आएगा। और हम लोग का बेस ईयर कब से स्टार्ट हुआ है? 2001 एंड 2, तो बेस ईयर के पहले खरीद लिया ना, तो इस टाइम का तो रेटिंग है नहीं। अभी मैं बोला बेस ईयर का अपना चार्ट रहेगा। कोई लाया टैक्स का जेरोक्स? ये वाला रहेगा, हाँ
बिजनेस है प्रोफेसर रहेगा ऊपर लिखा है। कल लोकेशन को नहीं दिया ना? हाँ कल देता हूँ सर, कल परसों देता हूँ। बाकी लोग को मैं बता रहा हूँ, आगे जाते जाओगे तो ऐसा एक चार्ट मिलेगा। मैं पेज नंबर नहीं डाला हूँ। अच्छा पेज नंबर इधर 230 दिख रहा है, दिखा किसी को? ढूंढते जो मिलेगा, 200-300 पन्ना नहीं है। मिल गया सबको? चार्ट है देखो, 2001 और 2 का देखो दिया है 100 रुपीज़ मिला, फिर 2002 और 2003 का 105, ऐसे देखो तो चार्ट दे गया। और मैंने उधर पेन से नीचे लिखा हूँ इधर लास्ट में एकदम 2019 और 20 का 289। दो के लास्ट बेंच पे 2 के बीच में एक है एटलीस्ट, एक पास करते चलना पीछे। सबको दिख गया? अभी इसकी जरूरत नहीं है, खाली जस्ट देख लो एक बार बस। ओके, इस तरह का चार्ट आपको इसको पूरा बाहर नहीं करना है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। खाली पहला और लास्ट मैंने आपको लिख के दे दिया, बेस ईयर का 100 और अपना 2019-20 का 289। ये दोनों आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछ सकता है, बाकी सबका क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके ना? चलो यहाँ देखो, तो क्या रूल है कि अगर आपने 2001 और 2 से, बिकॉज बेस ईयर चार्ट अपना बना है 2001 और 2 से बना है, तो उसके आगे का रेटिंग है अपने पास। देखो उसके पहले अगर प्रॉपर्टी खरीदा तो अब देखो 96 और 7 आ रहा है, उसमें आएगा 96 97 नहीं है, तो उस टाइम को वैल्यू क्या कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट ने रूल रखा है कि अगर कोई भी 2001 और 2 के पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो आपने जितने में खरीदा रहेगा वो प्राइस और गवर्नमेंट का फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा। फेयर मार्केट वैल्यू दोनों को कंपेयर करो, और जो हायर प्राइस रहेगा वो प्राइस गवर्नमेंट क्या करे, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ट्रीट करेगा। देखो अभी कितने में खरीदा था? 1,25,000 में, और 1 अप्रैल 2001 के दिन उस दिन उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना था? 180। विच एवर इज हायर, हायर कौन सा है? विच एवर इज हायर, ए तो 180 क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितना रहेगा? 1,80,000। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,80,000। ये फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर कभी करेंगे जब आपकी प्रॉपर्टी का परचेज डेट 1 अप्रैल 2001 से पहले रहेगा। बाद में खरीदा तो क्या, बाद का तो रेटिंग्स है, 2001 और 2 के बाद से आपका रेटिंग्स है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। पहले खरीदने का है तो उसका रूल क्या है? आपका परचेज प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में विचेवर हायर रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितना है?